हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यह किताब, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों जीके के लिए। जीके अगर आपको ठीक करना है तो इस किताब का सहारा लेना ही होगा। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण इतिहास अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मौर्य काल। और मौर्य काल से दोस्तों आप किसी भी पेपर को उठा कर देख लीजिए, प्रश्न आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप एसएससी की बात करें, रेलवे का बात करें, स्टेट का बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें दोस्तों, तो मौर्य काल से लगातार सवाल पूछा जाता है और आने वाले दिन में भी पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी आपका एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है, आने वाले दिन में एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का सारा एग्जाम आपका होने वाला है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे वीडियो है। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत कम बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनका एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो वो वीडियो ढूंढ ढूंढ के देखने लगते हैं। ये छात्र की दोस्तों सबसे बड़ी गलती होती है कि अंतिम समय में आप तो वीडियो तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आपके दिमाग में कितना घुसा। इम्पोर्टेंट तो ये ना है कि ऐसा थोड़ी ना कि कोर्स कर लेना है कि 50 वीडियो आज हमको देख लेना है। ऐसा नहीं पढ़ाई होता है और ऐसी तैयारी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, 50 वीडियो देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप 10 वीडियो देखो, लेकिन बढ़िया से देखो, शांत दिमाग से देखो। तो अभी आपके पास मौका है, अभी पेपर नहीं हो रहा है, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को शांत दिमाग करके देखिए, समझिए क्या बताया जा रहा है, क्या इतिहास हमारे देश का रहा। अपने देश का इतिहास जान रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए इतिहास के लेकर। ठीक है, आगे हम लोग ज्योग्राफी भी बात करेंगे, साइंस का भी बात करेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज सारा हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। उससे पहले आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को तो पता है ना, जो भी पहले दिन से जुड़े हुए तो उनको तो पता है कि सबसे पहले हम लोग वन लाइनर प्रश्न देखते हैं और उसके बाद एमसीक्यू भी लगाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको महज 20 मिनट 25 मिनट में कंप्लीट समझ में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा गया है, चलिए देखिए, वन लाइनर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे, यानी इनका जन्म कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो दोस्तों याद रखेंगे 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था। तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश का शासक था। बिल्कुल आसान सवाल है, और आसान इसलिए आपको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस प्रश्न को फेस किया है, सामना आपका इस प्रश्न से हो चुका है अब तक, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का शासक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों किस धर्म को माना करते थे, तो जैन धर्म को। दोस्तों याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, बिंदुसार किसका पुत्र था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त का बिंदुसार पुत्र था, याद रखेंगे। बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त का पुत्र था। अगला सवाल पूछा गया है कि महान अशोक किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के। अशोक जो है दोस्तों शासक है मौर्य वंश का, याद रखेंगे, और बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको याद भी होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे, तो मौर्य वंश का, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अगला सवाल है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह ट्रेंडिंग प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना ट्रेंडिंग, वह है दोस्तों, ब्रांडेड प्रश्न है, आपके पेपर में दिख जाता है। आप किसी भी पेपर को उठा कर देख लीजिए, वहाँ कलिंग का युद्ध से संबंधित प्रश्न दिख ही जाता है। तो याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, और कौन लड़ा था, तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में बात करेंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा था दोस्तों, तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक किताब को लिखा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, किसने लिखा है, तो चाणक्य ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों कौटिल्य, यानी चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों वह है बिहार में। यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला की बात करें तो बिहार में पाई जाती है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। अगला सवाल है कि सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था,
तो मौर्य राजवंश के द्वारा किया गया था दोस्तों। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य राजवंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में है आपका सांची का बौद्ध स्मारक। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो वह है दोस्तों भाब्रू में। यानी दोस्तों भाब्रू जो अभिलेख है दोस्तों, ठीक है, उसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। और भाब्रू अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? तो अशोक से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। कॉपी में अगर हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो दोस्तों वो थे तीस जो है दोस्तों श्रीलंका का शासक था, जो कि सम्राट अशोक के समकालीन था। नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमि, खान, चारगाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो वह है दोस्तों खान। यानी खान पर जो मौर्य काल में दोस्तों था, खान पर केवल और केवल राज्य का ही अधिकार था। याद रखिएगा किस पे? तो खान पे। अगला देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे कौटिल्य, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो दोस्तों अशोक हो जाएंगे मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक। ठीक, नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों वह है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख। ठीक है, अभिलेख। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? तो वह है दोस्तों विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये एक ही है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? वह है दोस्तों राजनीति पे। और किसने लिखा है दोस्तों? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, याद रखेंगे। या फिर चाणक्य भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है। तो कौटिल्य, चाणक्य ये दोनों के दोनों इन्हीं का नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया? अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि कलिंग युद्ध से संबंधित राजा कौन है, तो अशोक है। और हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों अशोक। 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध, जिसको जीतने के बाद दोस्तों अशोक ने युद्ध त्याग दिया। उसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कौन? तो अशोक। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? ठीक है, यानी जब आप सारनाथ में जाइएगा तो वहां आपको स्तंभ दिखेगा। ठीक है, और उस पर चक्र बना हुआ है। तो चक्र किसको इंगित करता है? तो वह है दोस्तों प्रगति को। तो सारनाथ स्तंभ का चक्र जो है दोस्तों प्रगति को इंगित करता है। अगला है कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, ठीक है, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशी थे? देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, जब पेपर में ये सब प्रश्न आते हैं ना 4 ऑप्शन के साथ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ सबसे कठिन किताब है दोस्तों। आज तक यूट्यूब के इतिहास में इस पुस्तक को कंप्लीट नहीं कराया गया है। अगर आप लोग साथ देते हैं तो हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। इस पुस्तक को कंप्लीट करेंगे हम लोग यूट्यूब के इतिहास में। ठीक है, तो सारनाथ के स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में दोस्तों वो पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, पत्थर पे नक्काशी किया गया रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो वही अशोक महान थे दोस्तों, जिन्होंने मौर्य वंश के तो शासक थे ही। पहला प्रश्न ही ऐसा पूछा गया था। और अब पूछा गया कि जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था। कौन? अशोक ने। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित थी, यह तो आपको पता ही होगा। चलिए अब फटाफट दोस्तों हम लोग एमसीक्यू भी लगा लेते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू में देखते हैं कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था?
तो दोस्तों यूनानियों को भारत से बाहर निकालने की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यूनानियों को भारत से बाहर निकाला गया था। कब परीक्षा पूछा गया? तो 2011 में स्टेनोग्राफर के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। हालांकि यह प्रश्न कितने और एग्जाम में पूछे गए हैं ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। ठीक है, ये तो गूगल पे सर्च करने पे पता चलता है कि कौन कौन परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक, देखिए यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीमेसदाई के क्षेत्र को दिया था। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे जगह का नाम। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे, यानी आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब अंतिम समय चल रहा था तो उन्होंने कहाँ गुजारा? तो आपको याद होगा दोस्तों, श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आइए डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। देखिए जैन लेखों के अनुसार देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिए। ठीक है, और जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी मैसूर चल गए और यहीं इसने काया कलेश द्वारा शरीर त्याग दिया था और इसे जैन धर्म में सलेखना कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म में सलेखना शब्द का अर्थ होता है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया तो उस समय के समय को बोला गया दोस्तों सल्लेखना। याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। आगे प्रश्न आएगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 2017 का परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो सारे प्रश्न दोस्तों आपके पेपर के पूछे जाने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार को अमित्र घात भी बोला जाता था। याद रखिएगा, और यह प्रश्न रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह है बिंदुसार। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते थे। ठीक, अगला देखते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो दोस्तों हो जाएगा अशोक। अशोक महान जो है दोस्तों बिंदुसार के पुत्र हैं, आपको याद रखना है। 2017 के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट थे और यह बिंदुसार का पुत्र थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? देखिए दोस्तों, बिंदुसार का जब शासन चल रहा था तो तक्षशिला में, यानी तक्षशिला में दोस्तों अशांति फैली हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उसने अशोक को कुमार मात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था और अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा को प्रेम और विश्वास भी जीत लिया दोस्तों। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि अशोक क्या है? महान है, महान सम्राट अशोक है। तो देख रहे हैं ना इनका कार्य, ये गए थे दबाने के लिए विद्रोह को तो दबा लिए, साथ ही दोस्तों वहाँ के जो लोग थे उनका प्रेम और विश्वास भी इन्होंने जीत लिया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, और इसलिए महान इनको बोला जाता है अशोक को, याद रखेंगे। ठीक है, सम्राट के रूप में महान इनको बोला जाता है। तो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन दोस्तों मिलता है कि प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था अशोक के समय में। ठीक है, तो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? दोस्तों आप ऑप्शन को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए देखिए किस परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया 2009 में। ठीक है, तो दोस्तों बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग का युद्ध। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था दोस्तों? तो वह है दोस्तों घटना कलिंग का युद्ध। अगला सवाल देखते हैं।
उससे पहले देखते हैं डिटेल्स थोड़ा सा। देखिए डिटेल्स की बात करें तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध के घटना के बाद आया, और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों कलिंग का जो युद्ध था ना, अशोक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अशोक तो जहाँ के थे वहाँ चले गए, लेकिन अब आपके लिए वह प्रश्न बन के आया है, तो आपको उत्तर एग्जाम में देना रहता है। तो कलिंग युद्ध से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, जो 2061 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने इसी युद्ध के बाद दोस्तों युद्ध अपना त्याग दिया, युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो दोस्तों आसान प्रश्न है, मौर्य राजा अशोक का नाम था देवानाम प्रियदर्शी था, याद रखेंगे, ठीक है। किसका नाम है, तो मौर्य राजा अशोक का। देखिए मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है, और मास्की गुर्जरा निट्टूर तथा उद्देगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। ये सारे फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है, अभी हम लोग डिस्कस किए, अशोक विख्यात है दोस्तों, एमटीएस के परीक्षा में पूछा गया। तो देख रहे हैं ना, रिपीट तो प्रश्न होता है, लेकिन अगर आप सही तरीका से पढ़ेंगे तब ना रिपीट का फायदा होगा। आप लोग घूम घूम के पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, तो घूम घूम के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक चैनल को पकड़िए, वहाँ से पढ़िए जो कंप्लीट कराते हैं, जैसा कि हम करा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस डेली का प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जीके ठीक करना है तो डेली का प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, तो वह दोस्तों सभी विकल्प सही है, यानी जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये तीनों के तीनों का दोस्तों अशोक के शिलालेख में उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। 2018 का परीक्षा में पूछा गया CHSL के एग्जाम में। देखिए डिटेल्स की बात करें तो काफ़ी लंबा डिटेल्स है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। देखिए शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह होता है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोकाकालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और यह बार बार लिखा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया आपके NTPC के एग्जाम में। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल पूछा गया है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रॉक एडिक्ट 13, ठीक है, 13 लिखा है ना, हाँ 13 है। तो कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था, तो रॉक एडिक्ट के द्वारा, ठीक है। आप नंबर इनका याद रखेंगे, क्रम 13 है, आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों डिटेल्स थोड़ा देखते हैं फटाफट। तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, और यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई, और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी। कौन, तो अशोक ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक साथ मिलकर थोड़ा सा लाइक वाला बटन को दबा दीजिए, ठीक। देखिए कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो दोस्तों फिर से वही प्रश्न, 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। देख रहे हैं ना 2011 का पेपर, मतलब जब से अब इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो कलिंग से कम 6 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 6 प्रश्न वन लाइनर और MCQ मिला के। अगला सवाल पूछा गया है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। तो दोस्तों फिर से वही प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में दोस्तों, ठीक है। तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, तो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। MTS का प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं ना लेवल क्या है MTS का। तो CGL से मुझे टफ लगता है MTS, आप लोग को क्या लगता है थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। देखिए
सवाल पूछा गया है कि किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शिला राजादेश 13। अभी हम लोग बात किए थे पिछले प्रश्न में, तो दोस्तों शिला राजादेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो दोस्तों वो था मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, याद रखेंगे। और सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों, टीयर 1 का परीक्षा 2011 में लिया गया था। देखिए डिटेल्स की बात किया जाए तो मेगास्थनीज यूनानी यानी ग्रीस शासक सेलुकस निकोटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, याद रखेंगे इंडिका कौन लिखा है? तो मेगास्थनीज लिखा है, में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो दोस्तों मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम का बात करें तो वो था मेगास्थनीज। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा मेगास्थनीज राजदूत था मौर्य दरबार के लिए। जय हिंद, जय भारत।